नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए। हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर कर रहे हैं। किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो, हमारी ये क्लासेस सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। हमने हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक एक टॉपिक के अंदर डिवाइड किया हुआ है और एक एक टॉपिक को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम हिंदी साहित्य के इतिहास को कर रहे हैं, भाषा विज्ञान को कर रहे हैं, काव्य शास्त्र को कर रहे हैं। जिस टॉपिक के हमारा कंटेंट का एक टॉपिक कंप्लीट होता है, उसी के आधार पर हम प्रश्न उत्तरों को भी साथ साथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ हम पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को भी करते हुए चल रहे हैं, ताकि परीक्षा में हमें अधिक से अधिक लाभ मिले। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम करेंगे विविध के अंतर्गत पिछले सालों में आए हुए DSSB के प्रश्न पत्र को। हमने 2 प्रश्न पत्रों को DSSB के विद सॉल्यूशन के साथ कर लिया है। आज करेंगे हम तीसरे प्रश्न पत्र को। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मुख्यतः किस प्रकार का है? तो शेखर का चरित्र पूछा हुआ है इसमें से। तो शेखर का चरित्र शेखर एक जीवनी में कैसा है? तो यह एक विद्रोही भाव का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। धुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा रचित है? तो यह है बंग महिला द्वारा रचित। निम्न में से कौन सी कहानी संग्रह ममता कालिया की नहीं है? ममता कालिया की कौन सी कहानी नहीं है? आकाशदीप, प्रतिदिन, छुटकारा, मुखौटा, ये तीनों ममता कालिया की है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निराला जी द्वारा रचित कविता खंडर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? निम्न में से किस प्रकार की कविता है? यह खंडर के प्रति यह एक संबोधन गीत है। क्या है? संबोधन गीत। सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा रचित है? सिंदूर की होली नाटक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। तो यह भूलना नहीं है, लक्ष्मी नारायण मिश्र। एक लक्ष्मी नारायण लाल है, एक लक्ष्मी नारायण मिश्र। इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाती है। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान रखना है कि यह लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है सिंदूर की होली। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह अशोक के फूल। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह है। क्या है? अशोक के फूल। क्योंकि पिछले सालों के प्रश्न पत्र करने से हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का भी पता चलता है कि परीक्षा में किस प्रकार से, किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछने लायक होते हैं और किस पार्ट से कितने प्रश्न लगभग पूछे जा सकते हैं। इन सभी बातों का हमें पिछले सालों के प्रश्न पत्र करने से ही पता चलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प रचनाकार रचना की दृष्टि से गलत है? यानी कि किस रचनाकार की ये रचना नहीं है? तो देख लेते हैं। नागार्जुन युगधारा बिल्कुल सही, त्रिलोचन धरती बिल्कुल सही, केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा ये भी बिल्कुल सही है। शिव मंगल सुमन का वीणा, वीणा शिव मंगल सुमन की नहीं, वीणा है पंत की, सुमित्रानंद पंत की रचना है वीणा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? ये यात्रा वृत्तांत भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि राहुल सांस्कृत्यायन का सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार उन्हीं का पूछा जाता है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का भी पूछ लिया गया आज इसमें। तो हमारी जापान यात्रा किसका है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं, साफ कहूँ क्यों हकलाऊं। तो किन की पंक्ति है ये है नागार्जुन की। पंचवटी
खंडकाव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई? पंचवटी खंडकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा की गई, जो कि एक रामकथा पर आधारित है। रामकथा पर आधारित है यह पंचवटी खंडकाव्य। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1925 ईस्वी। कई बार पूछा जा चुका है कि पंचवटी का प्रकाशन कब हुआ, तो 1900 ध्यान रखना 1925 ईस्वी में पंचवटी का प्रकाशन हुआ। आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा रचित है? आधे अधूरे एक मोहन राकेश का नाटक है, जो कि जिनका मुख्य पात्र सरस्वती एक महिला रही है। यह 1969 में प्रकाशित हुआ है यह नाटक। विकलांग श्रद्धा का दौर कई बार पूछा जा चुका है भाई, वेरी इम्पोर्टेंट रचना है ये हरिशंकर परशाई का। विकलांग श्रद्धा का दौर एक हरिशंकर परशाई की रचना है ये, लेकिन एक इनके साथ ही विद्यानिवास मिश्र की भी रचना को दे दिया जाता है। हरिशंकर परशाई, विद्यानिवास मिश्र और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इनकी रचनाओं में से एक ना एक क्वेश्चन तो अवश्य ही पूछा जाता है हर परीक्षा में, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? मैला आंचल उपन्यास में है मैरीगंज के। ऐसे याद रखना है, मैं से मैला आंचल, मैं से इसके गांव का नाम मैरीगंज, और एक है शिवपालगंज। शिवपालगंज ये आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में शिवपालगंज किस उपन्यास के अंदर आया हुआ है, यानी किस उपन्यास से संबंध है। ये गांव का नाम है शिवपालगंज भी, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगी कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप देखोगे, ढूंढोगे तो वे आपको हमेशा याद रहेगी, क्योंकि एग्जाम में मैरीगंज और शिवपालगंज हमेशा ही आता है। अलग अलग मिलान में भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। ये मैलाचल का जो गांव है ये मैरीगंज है या शिवपालगंज, इस तरह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चित्राधार किस कवि की कृति है? चित्राधार किस कवि की कृति है? ये है जयशंकर प्रसाद की। निम्न में से कौन सा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी नहीं है? ये है एकांकी है, नहीं भाई, नहीं पूछ रखा है, पूछ रखा है कि किस में से जयशंकर प्रसाद का एकांकी है, तो एक घूट एकांकी है जयशंकर प्रसाद का, जो कि पहला एकांकी माना गया है। यह है जयशंकर प्रसाद का। बात करते हैं जानकी मंगल की। जानकी मंगल नाटक है जो कि शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है। इंदर सभा एक उर्दू कवि हुए हैं आगा हसन अनामत, उनका है इंदर सभा, और इन्हीं के आधार पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बंदर सभा नामक रचना लिखी है। और यक्षगान ये है विष्णुदत्त पांडे की कहानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? मयंक मंजरी पूछा हुआ है भाई, इसमें मयंक मंजरी है किशोरी लाल गोस्वामी की। महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है? यह एक संस्मरण है। महादेवी वर्मा के पथ के साथी संस्मरण है ये। महादेवी वर्मा की और अन्य भी रचनाएं हैं, जैसे मेरा परिवार, ये कई रचनाएं हैं महादेवी वर्मा जी की, वे सभी इम्पोर्टेंट है। तो महादेवी वर्मा की जितनी भी रचनाएं हैं आपको सभी याद करनी है, और ये भी देखना है ये किस विधा की रचना है। जैसे महादेवी वर्मा जी ने रेखा चित्र भी लिखे हैं, अतीत के चलचित्र, इस तरह की काफ़ी सारी रचनाएं हैं महादेवी वर्मा ने लिखी है, सभी याद करनी है। रीतिकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? ये पूछा हुआ है कि रीतिकाल की समय सीमा मतलब कितनी शताब्दियों तक रही, तो ये रही 2 शताब्दियों तक। रीतिकाल की समय सीमा क्या रही थी? 1700 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक। विक्रमी संवत तक है भाई, विक्रम, तो लगभग 2 शताब्दी तक। पढ़ते हैं नेक्स्ट।
निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? इसमें पूछा हुआ है नहीं है, नहीं पे ध्यान रखना है। गढ़ कुमार ये फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है। ये है तीन और अन्य, ये 3 रचनाएं जो कि है प्रतिपरी कथा और मैला अचल और नेक्स्ट है जलूस। मैला अचल, जलूस, प्रतिपरी कथा ये है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। जो गढ़ कुमार है ये किन की रचना है? ये वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रूपक रहस्य नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? यह एक आलोचनात्मक ग्रंथ है रूपक रहस्य, यह है श्याम सुंदर दास का। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? यह है धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह 7 गीत वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना? प्रेमचंद को हिंदी के बाद सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना रामविलास शर्मा ने। प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? सबसे प्राचीनतम भारतीय भाषा है वैदिक संस्कृत। सबसे पहले आई वैदिक संस्कृत, फिर आई लौकिक संस्कृत, फिर आई पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर धीरे धीरे जाकर हिंदी का विकास हुआ। मैंने भाषा विज्ञान के टॉपिक के अंतर्गत हिंदी भाषा का और उद्भव और विकास बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। एक एक तथ्य को बिल्कुल बारीकी के साथ समझाया हुआ है। जिस भी बच्चे ने हमारी ये क्लासेज अभी तक नहीं देखी है तो पिछली वीडियो में जाके आप सभी क्लासों को देख सकते हो। और मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उन अलग अलग टॉपिक की अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उन्हीं के आधार पर आप देख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देवनागरी में यद्यपि जेड और एफ, जय और फे के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यह सभी ज्ञात लिपियों में से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। यह एक कोटेशन है। किस विद्वान की कोटेशन है भैया? ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पूरा दिखाई देगा फिर। यह कोटेशन है किस विद्वान द्वारा दी गई कोटेशन है? देवनागरी में यद्यपि जेड और एफ यानी कि जय और फे के लिए वर्ण नहीं, फिर भी यहाँ सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। यह कोटेशन है, यह मत है मोनियर विलियम्स का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी के अंतर्गत नहीं आती? देवनागरी भाषा के अंतर्गत इनमें से कौन सी भाषा नहीं आती? तो देवनागरी के अंतर्गत नहीं आती बांग्ला भाषा। जो ये तीनों भाषा की लिपि क्या है? कोंकणी, संस्कृत, गुजराती, इन तीनों भाषा की लिपि देवनागरी है। किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है? सैयद इब्राहिम नाम से किस रचनाकार का नाम रहा है? कौन जाने है? ये है रसखान जी। रसखान का असली नाम या मूल नाम सैयद इब्राहिम है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। यह पंक्ति किन की है? यह पंक्ति है भगवती चरण वर्मा की, जो कि एक प्रगतिवादी कवि रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन पंजाब में तलवंडी गांव में हुआ? पंजाब के तलवंडी गांव में किसका जन्म हुआ 1469 ईस्वी में? ये रहे गुरु नानक देव जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी एक कोटेशन दी गई हुई है भाई, एक मत है। किस विद्वान का देख लेते हैं क्या मत है? हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। तो ये किन्होंने कहा? आचार्य विनोबा भावे ने। हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? ये आपको सभी को पता होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा। इनकी एक हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ही लिखा था हिंदी साहित्य।
का विकास, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया? ग्रीक वासियों ने भारत के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया? इंडिया। इंडिया नाम किन्होंने दिया? ग्रीक वासियों ने। केशव कठिन काव्य के प्रेत है, यह कथन किस आलोचक का है? केशव जो कि रीतिकाल के कवि रहे हैं, केशवदास जी, वह कठिन काव्य के प्रेत कहे गए हैं। किन्होंने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या रहा? मथुरा। मथुरा ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित विकल्पों में से अवधि का सही उदाहरण चुनिए। अवधि का इनमें से उदाहरण देखना है। क्या है? एक भाई के 2 बेटे 6, एक माँ के 2 दिवाड़े अच्छे, एक औरत के 2 लड़के थे, एक मनई के 2 बेटे रहीन। यह अवधि भाषा है भाई, क्योंकि आपको एक ट्रिक याद रखनी है। मैं जब कंटेंट की क्लास में कराऊंगी, एक एक शब्द को, एक एक तथ्य को बिल्कुल बारीकी से करा रही हूँ। जैसे कि इन भाषाओं के बारे में भी मैं बताऊंगी, तो उनके अंदर शब्दों की पहचान करने की ट्रिक बताऊंगी कि किस भाषा से, किस शब्द से कौन सी भाषा देखी जा सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक शब्द को देखोगे आप, पंक्ति को देखोगे, तो उसके अंदर एक ऐसी ट्रिक होनी चाहिए कि देखते ही ये पता चल जाए कि यह भाषा या यह वाक्य किस भाषा का है, यह शब्द किस भाषा का है। तो जैसे कि इनमें जहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा दिखाई दे आपको, वहाँ अवधि भाषा मिलेगी। जैसे कि ब्रज भाषा के अलग ट्रिक होगी और हरियाणवी भाषा की अलग, इस तरह खड़ी बोली की अलग। इस तरह मैं एक एक पंक्तियों की मैं ये बता दूंगी आप लोगों को कि कौन से पंक्ति में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। खुशबू के शिलालेख कविता के रचनाकार कौन है? तो खुशबू के शिलालेख कविता के रचना है भवानी प्रसाद मिश्र। नई कविता का नाम प्रचार किस रचनाकार ने किया? नई कविता नाम का प्रचार किसने किया? अज्ञे जी ने। नई कविता नाम किन्होंने दिया भाई? अज्ञे ने। का प्रचार किया अज्ञे ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाराणा का महत्व किसकी रचना है? महाराणा का महत्व किसकी रचना है? यह है जयशंकर प्रसाद की। इसके साथ ही एक रचना और है, महाराणा प्रताप। यह रचना किसकी है? यह है एक उपन्यास है राधा चरण गोस्वामी का, नहीं सॉरी भाई, राधा कृष्ण दास का महाराणा प्रताप उपन्यास का नाम है। और महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद का। समरस से थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती आनंद, अखंड घना था। यह पंक्ति किन की है? यह पंक्ति किन की है? यह है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है ये। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना का विलासती आनंद, अखंड घना था। ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेपाली भाषा की लिपि क्या है? ये पूछा गया है। नेपाली भाषा की लिपि क्या है? नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी है। खरोष्टी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? यह है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कौन सी लिपि प्रचलित है? यह है खरोष्टी। खरोष्टी लिपि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित है। देखो, लिपि और भाषा से संबंधित भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इस तरह हमने जो हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर जो हमारी क्लासेस है, एक एक टॉपिक को हमने उठाया हुआ है और अधिकतर प्रश्न उन्हीं में से पूछे हुए हैं। तो इसलिए हमें ये भी पता चल जाता है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं कि यहाँ से प्रश्न
आते हैं या नहीं आते। इसी आधार पर हमने इस सिलेबस को, हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को चलाया है कि हमें एक साथ हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम की हमारी तैयारी अच्छे से हो जाए और परीक्षा में हमें अधिक से अधिक लाभ मिले। हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल पर अगर पहली बार हो तो। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना आपको क्लासेस कैसी लगी और आप किस तरह की क्लास और चाहते हो। आप जिस टॉपिक पर भी आप कहोगे मैं उस पर बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।